नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना। प्रस्थान पूर्व वक्तव्य में कहा, यह ऐतिहासिक यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को देगी नई गति। G7 में भारत ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को देगा आवाज। सीमावर्ती जिलों में बदलती जनसंख्या पर केंद्र सरकार सख्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसंख्या सांख्यिकी बदलावों के अध्ययन के लिए दिए निर्देश। उच्च स्तरीय समिति को सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने का दिया आदेश। इंदौर में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक में आपसी सहयोग को मिली नई दिशा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि एवं खाद्य प्रणालियों को अधिक लचीला, टिकाऊ और भविष्य के अनुकूल बनाने पर सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति। असम सरकार का बड़ा फैसला, 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के आधार जारी करने पर लगाई रोक। अवैध प्रवासियों पर रोक के लिए लगाई सख्ती। चाय बागान और अनुसूचित जनजातियों को फैसले से मिलेगी फिलहाल छूट। असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त। वायुसेना के 5 जवान शहीद। IAF ने जताया गहरा दुख। हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे देश के नए थल सेनाध्यक्ष। 30 जून को संभालेंगे भारतीय सेना की कमान। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लेंगे जगह। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने महत्वपूर्ण आधिकारिक दौरे के लिए भारत से रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा की शुरुआत नीस से करेंगे, जहां पर 14 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ उनकी एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक होगी। इसी साल दोनों देशों के संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत किया गया है। दोनों नेता इस साझेदारी की गहन समीक्षा करेंगे। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे का एक सबसे अहम आकर्षण भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित हो रहा है। ये इवेंट दोनों देशों के शीर्ष स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को एक मंच पर साथ लेकर आएगा, जिससे भारतीय और यूरोपीय टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ पीएम के दौरे का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम मोदी का फ्रांस और स्लोवाकिया दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस सहयोग को और आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। पीएम 14 जून को नीस में राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान भारत फ्रांस संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा होगी। दोनों देशों ने इस वर्ष की शुरुआत में अपने रिश्तों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी पर ले जाने का फैसला किया था। हमारे आसपास की जो दुनिया बदल रही है, तेजी से बदल रही है, उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो हमारे आम निजी जीवन में निजी स्तर पे जिस तरह से उथल पुथल हो रही है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो क्या हम दोनों देश मिलके इसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं जिससे कि सभी का फ़ायदा हो। और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज़ हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में भारत दुनिया में से चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में उभर के आया है। फ्रांस की एक अपनी ताकत रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पैमाने पे। सो ये एक मेन कारण है कि हम दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह इसमें हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम।
पीएम 16-17 जून को फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। साथ ही कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पीएम की यात्रा के दौरान 14 जून को नीस शहर में भारत इनोवेट्स 2026 का शुभारंभ होगा। पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति इस ग्लोबल कॉन्क्लेव का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इससे भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक मंच मिलेगा। पीएम पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप आयोजन विवा टेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। सामरिक साझेदारी से तकनीकी साझेदारी तक भारत और फ्रांस निरंतर अपने संबंधों में नए आयाम छूते नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फ्रांस दौरा भी इसी बदलाव को रेखांकित करता नजर आएगा, क्योंकि रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए वैसे ही मजबूत साझेदारी को आधार बनाकर अब नवाचार, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और भविष्य की तकनीक को भी लेकर दोनों देश नया अध्याय गढ़ने को तैयार हैं। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर 14 जून को इसका शुभारंभ करेंगे। अगली पीढ़ी के भारतीय इनोवेशन और अत्याधुनिक तकनीकी विकास को प्रदर्शित करने की दिशा में ये ग्लोबल कॉन्क्लेव बड़ी पहल है। भारत इनोवेट्स के इस आयोजन में IIT बॉम्बे बड़ी भूमिका निभा रहा है और इसी बारे में हमारे संवाददाता ने खास बात की है IIT बॉम्बे के निदेशक प्रोफेसर शिरीष बी केदार से। भारत और फ्रांस के बीच में हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण साझेदारी चल रही है। रणनीतिक साझेदारी तो पहले से ही जारी है, लेकिन इस बार के प्रधानमंत्री के दौरे में ये दोनों देश एक नए अध्याय की ओर कदम बढ़ाते नजर आएंगे। हम पहली बार अपने 120 यानी हमारे जो सर्वोत्तम डीप टेक इनोवेटर्स हैं उन्हें लेकर हम इस मंच पर पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं IIT बॉम्बे के डायरेक्टर प्रोफेसर शिरीष केदारे। Deep tech is the next place for India to be, and in there nothing can be better than IITs, which are the seat of technology, which have started many startups. ग्राउंड जीरो से आपने काम किया है, आपको क्या लगता है जैसे रिस्पांस आ रहा है? पहले हमने सुना था 45-70 इन्वेस्टर्स, फिर सुना 300, अब सुन रहे हैं 500 इन्वेस्टर्स। ये जो इंटरेस्ट दिख रहा है वर्ल्ड से, ये आपको भी कितनी सेटिस्फेक्शन देता है और उम्मीद बंधाता है कि हम कुछ अचीव करके निकलेंगे? जी, ये मतलब भारत का ये इतना क्षमता ही है कि जो अभी दुनिया को पता नहीं, हमें भी पता नहीं शायद। और एक तरह से ऐसा भी है कि इससे स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा, उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। दूसरा, इन्वेस्टर्स को भी ध्यान में आया कि क्या दायरा इंडियन डीप टेक स्टार्टअप का है, ये भी दायरा भारतीय लोगों को भी पता आएगा। तो ये थे प्रोफेसर शिरीष केदारे, क्योंकि IIT बॉम्बे ने पूरा नेतृत्व दिया है इस पूरे आयोजन को, इसलिए डॉक्टर प्रोफेसर केदारे वो व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में ये पूरा स्वप्न यहाँ साकार होता नजर आ रहा है। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। भारत इनोवेट्स 2026 का आयोजन फ्रांस के नीस शहर में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर 14 जून को इसका शुभारंभ करेंगे और इस आयोजन में आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिल सकती है। और इसी से जुड़े अनबॉक्स रोबोटिक्स के फाउंडर्स शाहिद मेमन और मोहम्मद सोहेल से बातचीत की है संवाददाता ममता चोपड़ा ने। भारत इनोवेट्स के मंच पर अनेक ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके सिंपल इनोवेशंस भी कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ पर है अनबॉक्स रोबोटिक्स का, जो इंडस्ट्री 4.0 इसी श्रेणी के तहत यहाँ पर चुने गए हैं। हम अभी ग्रोथ स्टेज पे हैं और ऐसा एक्सपोजर हमको आगे ग्रो करने में हेल्प करेगा, स्पेशली इन यूरोप एंड US रीजन। हमारा ये जो प्रोडक्ट है इट्स बहुत यूनिक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन वर्ल्ड। ये हमारा रोबोट है, हम इसे SR650 बोलते हैं। ये रोबोट है हमारा 2 मीटर से ऊपर जा सकता है इन टर्म्स ऑफ हाइट, और ये जो है 25 kg तक का जो पेलोड है इसको ये कैरी कर सकता है वेयर हाउसेस में। तो ऐसे 100 से भी ज़्यादा रोबोट, साथ में जो वेयर हाउसेस में जो पार्सल सॉर्ट करना रहता है उस चीज़ के लिए ये हमारा रोबोट काम आता है। हम ये सारा जो रोबोट है इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा R&D भी करते हैं। हमारा खुद का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर, सारा जो चीज़ है, हम जो आत्मनिर्भर का जो हमारा एक पॉलिसी है उसके लाइन पर हम ये काम कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्टेशन या क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? खुद से थोड़ा इंजीनियरिंग करके बनाएं। बॉट आउट कंपोनेंट आपको एक स्टेज तक ले जाएगा, लेकिन अगर आपका खुद का सेल्फ डिपेंडेंसी होगी, जो आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है वो आपको भी हेल्प करेगा ग्रो करने में। कल जाके कुछ भी सप्लाई चेन की इशू आते हैं, आपका सिस्टम आपका है,
तो आपको वो इशू नहीं आएगा। दैट्स व्हाट वी डिड, हम भी वही किए और सो फार हमको बहुत हेल्प कर रहा है वो चीज़। ये स्टार्टअप्स ऐसे हैं कि जो ये दिखाते हैं कि अगर आपको अवसर मिले और अगर लोगों को जानकारी मिले तो आप कहां तक अपने पंख फैला सकते हैं। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज़। भारत के स्टार्टअप दुनिया में अपनी नई पहचान बना रहे हैं और इनमें एक है अग्निकुल कॉस्मॉस। ये भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी स्टार्टअप है। इसके सह संस्थापक और सीईओ श्रीनाथ रविचंद्रन से खास बात की है संवाददाता ममता चोपड़ा ने। भारत में जब बात स्पेस टेक की हो तो एक नाम जिससे बहुत लोग अच्छे से वाकिफ हैं वो है अग्निकुल, एक ऐसा स्टार्टअप जिसने बनाया है ऐसा लॉन्च व्हीकल जिसे देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि इसे आप पूरी तरह से रीयूजेबल है और कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, यानी मोबाइल लॉन्च पैड। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अग्निकुल के ही फाउंडर। हम अग्निकुल में रॉकेट बन रहे हैं, इसका नाम अग्निबाण है। और अग्निबाण एक्चुअली यहाँ आप देख रहे हैं इसका लोअर स्टेज है ना, रॉकेट में दो स्टेज होगा, लोअर स्टेज और अपर स्टेज, ये दोनों का ये तो डिस्प्ले में है। सो हमारे रॉकेट्स में ये व्हाट इज स्पेशल इज दैट दे आर फुल्ली रीयूजेबल। सो क्योंकि आज का रॉकेट्स मोस्टली तो एक टाइम यूज़ होगा, सो यू लॉन्च इट गोज टू स्पेस एंड देन यू थ्रो इट अवे, सो इट बिकम्स एक्सपेंसिव। Only when you reuse it becomes cheaper. इनका जो 3D प्रिंटेड सिंगल पीस इंजन बनाया है आपने, जो हमारे सामने है, This is so the Agnite engine. This is our lower stage or the booster stage rocket engine. ये तो complete hardware, तो single shot में एक ही प्रिंट में बाहर आया प्रिंटर से। सो इसमें तो कुछ भी वेल्डिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ फास्टनर्स नट्स कुछ भी नहीं है। तो पहली बार ये विश्व में ऐसा बना होगा मुझे लगता है। हाँ, yes, it's world's first actually. No one has done this big an engine as a single piece hardware. So there are 2-3 advantages है ना। First तो reliable है। Secondly, it's very quick. 10 days, in 10 days, an entire rocket engine will be made. And usually it takes 6 months today. And third thing, it's also cheaper. सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, और यही विशेषता है हमारे स्टार्टअप्स की भी। तो ये यहाँ पर आपके रॉकेट का अपर पार्ट रखा हुआ है, और इसको भी समझा दीजिए। This is actually like a model of the upper stage of the rocket. इसमें तो क्या स्पेशल है कि ये तो completely reusable upper stage है। So usually what happens is upper stages they go to space along with the satellite, and वहाँ से वो तो debris बनेगा। So what happens is it starts like a rocket, and then a satellite हो चुका, it will become a satellite, right? So the advantage is for the customer, who's our customer, anyone launching a satellite, they don't need to build full satellites. They can use our rocket itself as a part of the satellite. So यहाँ कुछ डिस्प्ले में है, this is actually equivalent of the orbital data center. So अब तो AI के लिए everyone is talking about data centers, right? So in the data centers where we need to put data centers in space, our upper stage itself can become a platform for the data center. यही है स्पिरिट हमारे आज के युवाओं की, यही है ताकत इनोवेशन इन इंडिया की भी। फ्रांस के शहर नीस से कैमरामैन योगेश के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज़। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है, डीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि असम के जोरहाट में आज भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेबाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम का निधन हो गया।
वायुसेना ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि दुख की इस घड़ी में वो उनके साथ मजबूती से खड़ी है। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटना स्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है। वायुसेना ने लोगों से अपील की है कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने तक किसी भी तरह की अटकलों से बचें। वायुसेना ने घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन का आदेश दिया है, जो हादसे के कारणों की विस्तृत जांच करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोरहाट एयरबेस पर हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि असम के जोरहाट में AN-32 हादसे में 5 एयर वॉरियर्स के निधन से दुख हुआ है। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने अपनी ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। देश उनके साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता के साथ याद रखेगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। दुख की इस घड़ी में देश मजबूती से उनके साथ खड़ा है। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान का 50वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में भारत के शहरी विकास, विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों और जलवायु अनुकूल शहरों के निर्माण पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अर्बन रेजिलियंस इन इंडिया, बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड फ्यूचर रेडी सिटीज नामक एक प्रकाशन जारी किया गया। मौके पर शहरी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान के निदेशक डॉक्टर देबोलीना कुंडू सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और शहरी नीति विशेषज्ञ मौजूद रहे। मौके पर EduLP I Got प्लेटफॉर्म पर हाइब्रिड टेक्निकल कोर्स की शुरुआत की गई और साथ साथ कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च हुई। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान यानी NIUA ने अपनी स्थापना के 50 साल पूरे किए। 1976 में स्थापित यह संस्थान भारत का बड़ा अर्बन थिंक टैंक बना। स्मार्ट सिटी, आवास, परिवहन, पानी और पर्यावरण जैसे प्रमुख मुद्दों पर अपना योगदान दिया। 50 साल के सफर में NIUA ने शहरी विकास, आधुनिक शहरों की योजना, टिकाऊ और पर्यावरण हितैषी शहर बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने भारत के शहरी परिवर्तन, डेटा संचालित नीतियों और संस्थागत क्षमता निर्माण में राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के योगदान की सराहना की। The NIUA will continue to play a very important role in improving our urban systems and in ensuring that cities become really the engines of growth for a future developed India by 2047. डॉक्टर PK मिश्रा ने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत और स्वच्छ भारत ने शहरों की बुनियाद को मजबूत किया है। साथ ही उन्होंने विकसित भारत 2047 के लिए शहरों की महत्वपूर्ण भूमिका की तरफ जोर दिया। प्रधान सचिव ने विकसित भारत 2047 के लिए शहरों का मितव्ययी, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी सक्षम, डेटा संचालित, जलवायु संवेदनशील और लचीली प्रणालियों में बदलने के महत्व पर जोर दिया। इस मौके पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव कटिकिथला ने रिसर्च, टेक्निकल सपोर्ट, नॉलेज और शहर के इकोसिस्टम बनाने में राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान की सराहना की। Over the past 5 decades, the NIUA has evolved as one of India's leading urban think tank and knowledge institutions supporting the Ministry of Housing and Urban Affairs. It has played an important role in advancing national priorities relating to urban planning, municipal finance, climate resistance, housing, sanitation, mobility, digital governance, sustainable urban development, etc., through research, technical support, and institutional capacity building. राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान ने 50 साल की अपनी यात्रा में कई मुकाम हासिल किए हैं, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों का डिजिटल परिवर्तन, 1.5 लाख से अधिक शहरी पेशेवरों को प्रशिक्षण शामिल है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को
भारतीय सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। वो 30 जून 2026 को पदभार संभालेंगे। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी उसी दिन सेना से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उप सेना प्रमुख के पद पर कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। दिसंबर 1986 में उन्हें सेना की आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन मिला था। लगभग 4 दशकों के अपने शानदार सैन्य करियर में उन्होंने परिचालन, रणनीतिक क्षमता, विकास और संस्थागत क्षेत्रों में व्यापक अनुभव हासिल किया है। भारतीय सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने और दीर्घकालिक आधुनिकीकरण में उनका बड़ा योगदान रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ को अलग अलग और चुनौतीपूर्ण परिचालन वातावरण में हर स्तर पर कमान संभालने का अनुभव है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भोपाल में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को समर्पित एक अनूठे कार्यक्रम में भाग लिया। इस समारोह की सबसे खास बात ये रही कि साल 2047 तक विकसित भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से 47 आत्मनिर्भर महिला उद्यमियों को आमंत्रित किया गया था। संवाद सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में मौजूद महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित सामग्रियों का अवलोकन किया। उन्होंने उनके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्टार्टअप्स, कुटीर उद्योगों और व्यवसायों के बारे में बारीकी से जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने महिला उद्यमियों से उनके व्यवसाय, शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में हमारी मातृशक्ति की भूमिका सबसे अहम होगी। उन्होंने इन महिलाओं के साहस और आत्मनिर्भरता की सराहना करते हुए उन्हें नए भारत का रोल मॉडल बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आधुनिक समय में व्यापार को सफल बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता और सही कौशल बेहद जरूरी है। आजकल जमीन की मालिकियत किसके नाम पे होती है? नया रजिस्ट्रेशन होता है तो माताओं के नाम पे। सरकारी घर आता है तो किसके नाम पे आता है? अभी सेना में भी महिलाओं को जाने दिया पीएम ने। जब देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, यही सही समय है महिलाओं को आगे बढ़ने का। और परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को और मजबूत बनाने की दिशा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने एक बेहद महत्वपूर्ण पहल की है। एनटीए ने आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर परीक्षा कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य परीक्षा संचालन से जुड़े अधिकारियों की क्षमता बढ़ाना और ऑफलाइन पेन एंड पेपर आधारित परीक्षाओं को सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत तरीके से आयोजित करना है। ये कोर्स विशेष रूप से परीक्षा से जुड़े अधिकारियों, खासकर सेंटर सुपरिंटेंडेंट और इन्विजिलेटर के लिए है, जो नीट, यूजी समेत एनटीए के विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के तहत परीक्षा प्रक्रिया के हर चरण को कवर करने वाले 4 मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। पहले मॉड्यूल में परीक्षा संचालन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने में अधिकारियों की भूमिका पर जोर दिया गया है। तो दूसरा जो मॉड्यूल है उसमें परीक्षा से पहले की तैयारियों, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधों और मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी कि एसओपीज का पालन की जानकारी दी गई है। परीक्षा के दिन होने वाले कामों के बारे में बताया गया है। इसमें परीक्षा शुरू होने से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा समाप्त होने के बाद किए जाने वाले कार्यों को शामिल किया गया है। तो वहीं चौथा मॉड्यूल एक क्विक रेफरेंस गाइड के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें अधिकारियों के लिए आवश्यक निर्देशों और जिम्मेदारियों का संक्षिप्त विवरण उपलब्ध कराया गया है। और नीट यूजी परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर एक प्रश्न पत्र तेजी से शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि नीट यूजी परीक्षा का पेपर फिर से लीक हो गया है। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक बताया है। साथ साथ अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अप्रमाणित परीक्षा संबंधी सामग्री पर भरोसा न करें और ऐसी भ्रामक जानकारी को आगे साझा करने से बचें। एनटीए ने भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी और अपडेट के लिए केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा किया जाए।
और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की 2 दिवसीय अहम बैठक हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में इस बैठक में कई अहम फैसलों पर सहमति बनी है। कृषि मंत्री ने बताया कि किसान अधिकारों, पारंपरिक ज्ञान और बीज विरासत के संरक्षण के लिए बीज प्रणालियों में किसान अधिकारों पर वैश्विक मंच की स्थापना पर सहमति बनी है। इसके साथ ही ब्रिक्स कृषि इनपुट, आनुवंशिक संसाधन और सूचना नेटवर्क के गठन, ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच को सशक्त बनाने और कृषि व्यापार, खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल कृषि, डिजिटल नवाचार, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी महत्वपूर्ण सहमतियां बनी हैं। एक संयुक्त घोषणा आज सर्वसम्मति से ब्रिक्स कंट्रीज ने की है। ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस ऑन एग्रो इकोलॉजी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की स्थापना। भारत में इस नेटवर्क के अंतर्गत प्राकृतिक खेती से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र के रूप में, सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग के रूप में भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च मोदीपुरम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये जवाबदारी भारत को मिली है। और असम में अवैध प्रवासियों के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि मंत्रिमंडल ने अवैध प्रवासियों को आधार कार्ड हासिल करने से रोकने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को ये कार्ड जारी नहीं करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि असाधारण मामलों में आधार कार्ड जारी करने की अनुमति के लिए जिला आयुक्त को राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना होगा। हालांकि चाय बागान समुदाय और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को हालांकि आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे, क्योंकि इनमें से कई लोगों को अब तक आधार कार्ड नहीं मिले हैं। That no illegal immigrants is taking advantage of Aadhaar, Cabinet has decided to stop issuance of Aadhaar card for any person more than 18 years of age. However, for children below 18 years of age, Aadhaar will be continuously provided. But no one will get Aadhaar if the citizen is of 18 plus. If at all there is some genuine person, then Deputy Commissioner has to send a proposal. Government will. और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।